नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। जौहर शोध संस्थान को खाली कराने के निर्देश दिए गए। सरकार ने 15 दिनों का टाइम पीरियड ये दिया है, यानी कि 15 दिनों के अंदर अंदर जौहर शोध संस्थान को खाली करना होगा। तो ये बड़ा झटका आजम खान के लिए। 15 दिन का टाइम पीरियड उनको दिया गया है। सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर ये खाली करना होगा जौहर शोध संस्थान। सपा सरकार में 100 रुपए साल पर ये जमीन मिली थी। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और वही सीएम आवास के पास बॉम्ब की एक सूचना ने पुलिस महकमे के होश उड़ा दिए। आनंद फानंद में कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और छानबीन करना शुरू कर दिया। बॉम्ब स्क्वाड दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ ही भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। घंटों छानबीन के बाद पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। बताया जा रहा है कि यह कॉल दिल्ली कंट्रोल रूम को दी गया था और जहां से इसे उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्रांसफर किया गया। इस पूरे मामले की तहकीकात फिलहाल अभी भी चल रही है और तफ्तीश इसमें की जा रही है। कॉल करने वाला कौन था, किस जगह का रहने वाला है, डीसीपी सेंट्रल रजत कौशिक ने कहा है कि इसमें एफआईआर दर्ज कर जांच की जाएगी। सूचना देने वाले की तलाश तेज कर दी गई है। देखिए, कंट्रोल रूम से एक कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि कैमरे से जी कंट्रोल रूम पर एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि सीएम रेसिडेंस के पास में बम रखने की सूचना है। इस पर जो हमारी निर्धारित एसओपी है उसके तहत कॉल को तत्परता से ट्रेस किया गया और साथ में ही जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है सुरक्षा की उसको इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर बीडीडीएस की टीम्स द्वारा पूरे एरिया को सघनता के साथ चेक किया गया है। और साथ साथ में जो यहाँ पर पूरा सुरक्षा का प्रबंध होता है, जो हमारा जो फोर्स यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में लगा होता है, उसको भी उसके द्वारा भी यहाँ पर मैनुअल रूप से चेक किया गया है और साथ में पूरे एरिया को हमारे द्वारा स्कैन किया गया है। जो स्टैंडर्ड एसओपी है उसके तहत जो आगे की इसमें कार्रवाई है वो की जा रही है। इस कॉल को ट्रेस करते हुए जो भी जिसने भी ये कॉल दी थी उस कॉल को पूर्ण रूप से ट्रेस करते हुए आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। दिल्ली हेडक्वार्टर को आज एक सूचना दी गई कि जिसमें कहा गया कि सीएम आवास को बम से उड़ाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर एक बम होने की अफवाह दी गई थी, लेकिन ये पूरी तरह से अफवाह साबित हुई है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। और आप देखेंगे तस्वीरों में कि जो पुलिस है उसने यहाँ पर पहरा बढ़ा दिया गया था और पुलिस की जो तैनाती थी वो यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। इसके अलावा जो डॉग स्क्वाड है, चाहे वो बम स्क्वाड हो, उनको भी लगाया गया था और कोशिश की गई थी कि यहाँ पर पूरी तरह से आसपास छानबीन की जाए। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस ने यहाँ पर अलर्ट बढ़ा दिया है। ये आपको बता दें कि ये सीएम आवास के जो ये गेट है यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस मौजूद रहती है और इसके अलावा किसी भी अनजान आदमी को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पूरे सड़क पर लगे रहे और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है। लेकिन ऐसे में कहा गया कि यहाँ पर किसी बम की सूचना पर फिलहाल गंभीरता से सूचना को लिया गया और पूरी छानबीन की गई। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से यहाँ पे पूरे इलाकों के आसपास छाना गया, लेकिन किसी भी तरह की कोई विस्फोटक सामग्री पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि यह अफवाह हो सकती है, लेकिन उस कॉल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है कि किसने सूचना दी है, वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा है या किसी और प्रदेश से, इसकी भी छानबीन की जा रही है। लेकिन केंद्र के इनपुट के बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर आई थी और उसने पूरी छानबीन की थी। यहाँ पर दूर तक आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी कॉमन मैन की आवाजाही नहीं होती है और यहाँ पूरी तरह से रोक रहती है। अगर किसी को मुख्यमंत्री से मिलना भी होता है तो पहले इस कमरे में जो आप देख रहे हैं, इस कमरे में जो है उसकी चेकिंग होती है और उसके बाद अंदर से जब उसका बुलावा आता है तो ही आगे इस गेट को पार कर पाता है। यानी कि कई ऐसे बैरिकेड्स हैं जिसे पार करने के बाद ही आप मुख्यमंत्री तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अफवाह जो सूचना दी गई उसको फिलहाल अफवाह ही माना जा रहा है, लेकिन उस कॉल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने इस तरह की सूचना दी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पुलिस के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कई तरह की पुलिस फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और ये भी देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई चूक ना हो। जो भी सूचना मिले उसमें पूरी तरह से उसको गंभीरता से लिया जाए और उस पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे किसी भी तरह से कोई खामी न रह जाए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी लखनऊ।
और वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कन्नौज के जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में गंदगी देखकर ब्रजेश पाठक ने नाराजगी जताते हुए सीएमएस को जमकर फटकार भी लगाई है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कानपुर देहात कांड मामले पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कहा कि प्रदेश का नैरेटिव अब बदल चुका है, जनता बीजेपी के विकास के साथ चल रही है, वहीं समाज को वो बांटना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हॉस्पिटल का निरीक्षण हमने किया है और यहाँ पर मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। बच्चों के वार्ड में भी हम गए, बच्चों का भी इलाज ठीक ढंग से हो रहा है। साफ सफाई के लिए और जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमने चिकित्सा अधीक्षक महोदय से कहा है, शीघ्र ही सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। जो भी कमियां हैं लगातार सुधार जारी रहे। और वे उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री और जनपद प्रभारी संदीप सिंह मथुरा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में इन्वेस्टर समिट अधिकारियों और उद्यमियों के साथ संवाद भी किया और संवाद के दौरान प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि मथुरा में उद्योग के बड़े अवसर हैं और सरकार और प्रशासन उनको पूरा सहयोग भी देगी। और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया है। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी पुलकित खरे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, मुझे लगता है कि कोई विशेष विद्यालय ऐसा हो सकता है जहां पे इस तरह की स्थिति हो। बाकी सारे प्रदेश भर में जितने भी हमारे विद्यालय अगर आप जाकर के देखेंगे तो पिछले समय में जो विद्यालयों की स्थिति होती थी और आज के समय में जो विद्यालय की स्थिति है, कायाकल्प के अंतर्गत हम सब लोगों ने बहुत कार्य किया है। और अगर कोई पुराना विद्यालय है तो नए विद्यालय नए भवन के रूप में उसको निर्मित करके पुराने विद्यालय को जर्जर भवनों को हम सब लोग पूरी तरह से उसकी समाप्ति निरस्त उसको क्या बोलते हैं जर्जर भवनों को खत्म करने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा कार्रवाई चलाई जा रही है। और में हरदोई के सीएसएन डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन यह किया गया था, जिसके तहत 1034 जोड़े परिणय सूत्र में ये बंधे हैं। 956 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज और 78 जोड़ों का मुस्लिम धर्म के अनुसार निकाह संपन्न करवाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आबकारी मंत्री राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत परिणय सूत्र में बंधने वाले परिवार को आर्थिक सहायता का लाभ भी दिया जाता है। मैं यहाँ पे आज जितने भी जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है उन सभी जोड़ों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका दाम्पत्य जीवन की शुरुआत आज हुई है, आपका जीवन सुखमय हो और आप जीवन में आगे बढ़े। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू कराया और इस सोच के साथ लागू कराया कि समाज में जब एक गरीब परिवार में, एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जब एक बेटी जन्म लेती है तो उस परिवार की चिंता उसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है कि हम अपनी बेटी का विवाह कैसे संपन्न करेंगे। और वहीं जिला प्रभारी डॉक्टर सोमेंद्र तोमर मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। उन्होंने 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आंकड़ा पेश किया है। सोमेंद्र तोमर ने बताया कि उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू प्रदेश कहा जाता था, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही उद्योग और निवेश का माहौल बनना शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश की जीडीपी में प्रदेश का 8% का योगदान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के अंदर 3 दिवसीय हम लोगों का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, जो 10, 11 और 12 को। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि लगभग 33,50,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लगभग 93,82,000 रोजगार सृजन इस इन्वेस्टर समिट के बाद किए गए। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि मैं पश्चिमांचल की बात करूं तो लगभग 40% इन्वेस्ट हमारे पश्चिमांचल के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के कारण एक माहौल ऐसा बना है कि आज पूरे विश्व में कोई प्रदेश ऐसा जो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश।
और वे राजधानी लखनऊ के पहले पीपीपी मॉडल आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर प्रदेश में 23 और बस स्टेशनों का निर्माण यह होना है और पिछले 3 साल से ज्यादा समय से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस बार टेंडर खोलने में परिवहन निगम सफल हो गया है। गुरुवार को 23 में से 10 बस स्टेशन की बीड खोली गई है, जिनमें से कई जाने माने निवेशकों ने बस स्टेशन बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन और गोमती नगर स्थित विभूति खंड बस स्टेशन पीपीपी मॉडल पर बस अड्डे के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। परिवहन निगम 3 साल से ट्रिपल पी मॉडल पर बस अड्डे डेवलप करने के लिए कवायद कर रहा है। ये 24 बस अड्डे उसे डेवलप करने हैं, लेकिन अभी तक उसकी जो है ये योजना अमली जामा नहीं पा रही थी। कल जो है परिवहन निगम के एमडी ने जो बैठक की, उसमें जो है लखनऊ का चारबाग बस अड्डा और जो है गोमती नगर, ये 2 बस अड्डे उसमें फाइनल बिड हो गई है और अब इसके बाद टेक्निकल बिड इनकी खोली जाएगी। इसके अलावा रायबरेली और आगरा फोर्ट, कौसाम्बी और सिविल लाइंस, इन बस अड्डों को भी जो है शामिल किया गया है। अब क्या है कि जल्द ही इसकी जो टेक्निकल बिड खोली जाएगी और उसके बाद इन बस अड्डों को मॉडिफाइड किया जाएगा। इनकी सारे जो है बेहतर 10 बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें शालीमार कंस्ट्रक्शन भी है, जिसने आलमबाग बस अड्डा सबसे पहले जो है ट्रिपल पी मोड पे बनाया था। अब इससे निगम बिना अपना पैसा लगाए चाहता है सुविधाएं भी बेहतर हों और उसे कोई खर्चा न करना पड़े, उल्टे जो है उसको पैसा मिले। अभी तक 60 साल की लीज देनी थी, लेकिन अब निगम ने जब पार्टियां नहीं आ रही थे तो लीज बढ़ा के 90 साल की कर दी है। अब बस अड्डों पर आदमी को माल की सुविधा, वहीं पे सामान खरीदने की, वहीं पर जो है वेटिंग हॉल मिलेंगे, वातानुकूलित जो है वेटिंग हॉल होंगे। इस तरह की तमाम सुविधाओं के करार किए जा रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि इस साल जून तक जो है ये फाइनल एकदम जो है प्रपोजल शुरू हो जाएगा और इन नए बस अड्डों पर काम भी शुरू हो जाएगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं चित्रकूट जेल में विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निखत 3 दिन और ड्राइवर नियाज 5 दिन चित्रकूट पुलिस रिमांड पर रहेंगे और लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट ने दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है और पुलिस दोनों से मुलाकात से जुड़े सवाल भी कर सकती है। आपको बता दें कि निखत अंसारी और उसके ड्राइवर को गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। सरकारी वकील की तरफ से दोनों आरोपियों की रिमांड के लिए एप्लीकेशन भी दी गई थी। और वह माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को कासगंज जेल में सता रहा है जान का खतरा। अब्बास अंसारी के परिजनों ने यूपी सरकार से कासगंज जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की अपील की है। परिजनों ने अब्बास को कासगंज से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की भी मांग की है। जेल ट्रांसफर और सुरक्षा को लेकर जल्द ही अब्बास अंसारी इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अब्बास अंसारी जिस कासगंज जेल में बंद हैं, उसी जेल में यूपी का टॉप 10 अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुट्टू, वो भी इसी में बंद है। माफिया कुट्टू सिंह को मुख्तार गिरोह का दुश्मन माना जाता है। मुख्तार अंसारी और कुट्टू सिंह गिरोह के कई बार आमने सामने आकर एक दूसरे पर वो अटैक भी कर चुके हैं और कुट्टू सिंह पर पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह के हत्या का भी आरोप है। और वही ताजमहल में आज से शाहजहां का 368वां उर्स शुरू हो गया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में शुक्रवार और शनिवार को ताजमहल में दोपहर 2 बजे से फ्री एंट्री रहेगी। 19 फरवरी को पूरे दिन फ्री एंट्री रहेगी और इस दौरान ताजमहल के तहखाने में शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों को देखने का मौका भी मिलेगा। और वही कानपुर देहात में पुत्री की मौत के बाद जिलाधिकारी नेहा जैन ने मीडिया से बातचीत की है और कहा कि मेरे कार्यालय में जो भी लोग आते हैं उनकी मैं जनसुनवाई विधिवत रूप से करती हूं और इस बात की आप लोग खुद भी साक्षी हैं। आप किसी से भी कानपुर देहात की जनता से पूछ सकते हैं कि इस प्रकरण में मेरा भी बहुत चरित्र हनन किया गया, जो अधिकारी और महिला के लिए सही नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। मेरे कार्यालय में जो भी लोग आते हैं उनकी जनसुनवाई में विधिवत करती हूँ। इस बात के आप लोग खुद भी साक्षी हैं, तो ये आप किसी से भी कानपुर देहात की जनता से पूछ सकते हैं। और इस प्रकरण में मेरा भी काफ़ी कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, जो कि एक अधिकारी और महिला के लिए सही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि 2 अलग अलग दिन के जो इवेंट्स थे, जो 12 तारीख की शाम का एक इवेंट था वो एक उत्सव का माहौल था और 13 तारीख का जो इवेंट था वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हम सभी के लिए था। उनको प्लीज़ जोड़ा मत जाए। और मैं इतनी भी मुझे तो नहीं लगता कि मैं संवेदनहीन हूँ, परंतु अगर आप लोग के माध्यम से मेरी बात ये सब तक पहुँच जाएगी तो खुशी होगी। परंतु अभी
हम लोग जो निष्पक्ष कार्रवाई है उसके फेवर में, और मुख्यमंत्री जी भी है, इसलिए एसआईटी भी गठित करी और विवेचना भी हरदोई की टीम को दी गई है। की गिरफ्तारी हुई है क्या? जी, लेखपाल की गिरफ्तारी। और वही कानपुर देहात में अग्निकांड मामले में जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। आपको बता दें कि एसआईटी की टीम में कानपुर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर और एडीजी आलोक कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान एसआईटी ने परिजनों से भी मुलाकात की है और पीड़ित शिवम से एसआईटी के अधिकारियों ने मिलकर वीडियोग्राफी के माध्यम से बयान भी दर्ज करवाया। और वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण में होने वाले आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड के लिए हमने 2025 का विकल्प रहित संकल्प लिया है और इस बजट को औद्योगिक, कृषि, रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड का 2025 का संकल्प लिया है, विकल्प रहित संकल्प, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसी के अनुरूप औद्यानिकी, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन सभी क्षेत्रों में इस बजट में वह सब समाहित होगा और उत्तराखंड के लिए, हर वर्ग के लिए ये बजट उन्नयन का बजट। सीएम साहब, जोशीमठ आपदा प्रभावितों के आप लगातार कार्य कर रहे हैं, अब उनके जख्म कैसे भरे जाएंगे जो दोबारा से वहाँ के लोग पटरी पे आ सके? अभी तो देखिए एनडीएमए की रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन मकानों से संबंधित हमने मंत्रिमंडल में फैसला ले लिया है। जो हमारे सीपीडब्ल्यूडी के जो रेट थे, उसी रेट के आधार पर बिल्डिंगों के लिए अभी मुआवजे का प्रावधान किया है, और आगे जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो संपूर्ण पुनर्वास का जो काम होना है उसको भी हम लोग करेंगे। और वे कल शिवरात्रि के मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का कहना है कि जिस तरीके से राज्य सरकार लगातार युवाओं पर लाठीचार्ज करवा रही है और अभी तक प्रतियोगिता परीक्षाओं की सीबीआई जांच नहीं हुई, इसको लेकर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिवालयों में जाकर जलाभिषेक कर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से विगत दिनों में, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ हो, चाहे नौजवानों पर लाठीचार्ज की बात हो, बेरोजगारों को परेशान करने की बात है, व्यापारियों को परेशान करने की बात है, गरीब व्यक्ति को परेशान करने की बात है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भाजपा सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर तमाम जगह पर, जो जहां है, जिस स्थान पर भी है, जहां जिसके घर के नज़दीक शिवालय है, शिवालयों में जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे और जलाभिषेक करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि दे। ये सरकार इस प्रदेश के नौजवानों के बारे में सोचे, बेरोजगारों के सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, व्यापारियों के बारे में सोचे, और जो मूलभूत समस्या है महंगाई के बारे में सोचे। इस दिशा में हमने इसलिए जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा है। देखिए, मुझे तो आज ऐसा लगता है कि कांग्रेस को हमारी बुद्धि शुद्धि से ज्यादा चिंता अपनी बुद्धि शुद्धि की होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि रोज उनके कार्यालय में घपले घोटाले हो रहे हैं, तो बुद्धि शुद्धि किसको आवश्यकता पड़ती है? तो एनएच घोटाले का 50 लाख रुपए उनके खाते में आ गया, करप्शन का पैसा, उसकी वो कोई बात करते नहीं है। 2 दिन पहले युवा मोर्चे वालों की मारपीट होगी, आप ही लोगों ने दिखाया, उसकी वो बात करते नहीं। पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव में आपने देखा होगा कि वहां बिल्कुल एक दूसरे पर लड़ चल रहे थे। तो आज कांग्रेस को आवश्यकता है अपनी बुद्धि शुद्धि कराने की, तो वो करानी चाहिए उनको। कौन मना कर रहा है? जहां तक देखो शिवरात्रि के दिन करें या होली के दिन करें, वो उनका अपना विषय है। और वे उत्तराखंड में धामी सरकार भी अब हिंदू आस्था के प्रतीक शहरों के सुंदर और भव्य रूप से
उसको रंग देने के लिए जुट गई है और इसके लिए कैबिनेट से हर की पौड़ी पर कॉरिडोर बनाने की मंजूरी मिल गई है। यह कॉरिडोर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा। आपको बता दें कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड की मीटिंग में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अधिकारियों ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। साथ ही यह भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरी योजना की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और वह राजधानी देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट ने हरिद्वार में 20 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर पॉड टैक्सी चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद जहां एक और हरिद्वार के मौजूदा विधायक मदन कौशिक के ड्रीम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की खुशी है, तो वहीं हरिद्वार के आमजन में यह पॉड टैक्सी चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार के मौजूदा विधायक मदन कौशिक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरिद्वार के लिए यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मैं हरिद्वार की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे कोई भी तोड़फोड़ या फिर किसी भी व्यापारी का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे तीनों मंडलों के पदाधिकारियों को यहाँ पर मेरे ऑफिस में बड़ा अभिनंदन और स्वागत किया। तीनों पदाधिकारियों ने संकल्प के साथ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती के साथ हम स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम लोग जितनी हमारी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे राज्य सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की, उनको अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और वहीं स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञापन देकर नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के कड़े नियमों में बदलाव कर पहले की तरह करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि कड़े नियमों के चलते पात्र बालिकाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, नंदा गौरी धन योजना को लेकर के जो माननीय मंत्री जी ने बयान जारी कर रहे थे कि पुराने जो दस्तावेज है उन्हीं के आधार पर नंदा गौरी धन योजना दी जाएगी, लेकिन उनके जो बयान थे वो केवल बयानों तक सिमट के रहेगा, अधिकारियों के पास तक कोई खबर तक नहीं है। और आज इसी को लेकर के हमने माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से हमने माननीय मंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है और पूरे प्रदेश में आज स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अगर यथाशीघ्र जो उनके द्वारा घोषणा पूरी नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा और फिर उनके घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। आगरा में राजेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण से कल से निकलेगी बाबा भोलेनाथ की बारात। 4 रथों के साथ निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। आजमगढ़ में 3 गौवंशों के सिर मिलने से इलाके में फैला है आक्रोश। नदी में मिला है मुंडी और मांस। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। एटा में ट्रैक्टर ट्रॉली से कावड़ भरने जा रहे युवक की ट्रॉली से गिरकर हुई दर्दनाक मौत। ट्रॉली के बीच में खड़े होकर कर रहा था डांस। अपने ही ट्रैक्टर से घर के सभी लोग जा रहे थे कावड़ भरने। आगरा में स्वास्थ्य विभाग में हुए ताबड़तोड़, दर्जन भर से अधिक तबादले। डॉक्टर अनीता शर्मा आगरा जिला अस्पताल का बनाई गई हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के जिला अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अलीगढ़ में श्रद्धालुओं को बियर बांटते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने लिया संज्ञान। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरनगर में नालियों में गोबर बह रही है। अवैध डेयरी संचालकों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। लोगों के घरों में जा रहा था गोबर। बागेश्वर में मजदूरों की गणना और पंजीकरण नहीं होने से अराजकता का माहौल। खनन ठेकेदार ने मजदूरों के लिए शौचालय तक नहीं की है व्यवस्था। लखीमपुर खीरी में सरकारी रकम के गबन का आरोपी हुआ बर्खास्त। 64 लाख से अधिक रकम की हुई थी हेराफेरी। गोला विद्युत डिवीजन में तैनात था बाबू। जालौन पुलिस और एसओजी ने मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी थी गोली। पुलिस ने जिला अस्पताल में बदमाश को एडमिट करवाया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।